संसार, शब्दों के आंगन में सपनों का संसार, कविता की हर पंक्ति में बसता प्रेम अपार। सुमध्यान आदरणीय उपप्रधानाचार्य जी, सम्माननीय निर्णायक मंडल, आदरणीय अध्यापकगण एवं प्रिय श्रोताओं को मेरा सादर प्रणाम। शब्द जब भावनाओं से जुड़ते हैं तो कविता बनकर हृदय को स्पर्श कर जाते हैं। इन्हीं सुंदर भावों के साथ आप सभी का अंतर साधनीय कविता वाचन प्रतियोगिता में हार्दिक स्वागत है। आज का ये मंच केवल प्रतियोगिता का नहीं, बल्कि कल्पनाओं, भावनाओं और अभिव्यक्ति का है। आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि कार्यक्रम के दौरान शांति बनाए रखें तथा प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन करें। कार्यक्रम आरंभ करने से पूर्व आय प्रतियोगिता के नियमों से संक्षेप में परिचित हो जाएं। कविता वाचन प्रतियोगिता 4 सदनों के बीच कक्षा 4, 5 और 6 के विद्यार्थियों के लिए है। कविता वाचन का समय 2 से 3 मिनट का ही होना चाहिए। प्रतिभागियों में से एक प्रतिभागी का कक्षा 4, दूसरे प्रतिभागी का कक्षा 5 तथा तीसरे प्रतिभागी का कक्षा 6 से होना अनिवार्य है। उच्चारण शुद्ध व स्पष्ट होना चाहिए। कविता के विषय का चयन प्रतिभागी स्वेच्छा से कर सकता है। उच्चारण के समय हाव भाव का ध्यान रखा जाना चाहिए। तीनों प्रतिभागियों के अंक जोड़कर सदन का स्थान निर्धारित होगा। कविता वाचन करते समय विद्यार्थी किसी वस्तु का प्रयोग नहीं कर सकते। प्रतिभागी में चुनी कविता की भाषा आपत्तिजनक नहीं होनी चाहिए। निर्णायकों का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा। मैं अतीव विनम्रता के साथ आदरणीय उपप्रधानाचार्य जी और निर्णायक मंडल से कार्यक्रम का आरंभ करने की अनुमति चाहूँगी। धन्यवाद मैम। अब हम आमंत्रित करते हैं ग्रुप ए के प्रतिभागियों को, जिसमें कक्षा 4 के विद्यार्थी अपनी मनमोहक प्रस्तुतियाँ देंगे। धन्यवाद मैम। आज की इस मंच पर हमारे प्रतिभागी अपनी अपनी रचनाओं के माध्यम से यही भाव प्रकट करेंगे। जिद हो और हो सपनों में जान, जिद हो और हो सपनों में जान, तो बदल सकता है इंसान। मेहनत को अपना साथी बनाओ, एक दिन मिलेगा सम्मान। इन्हीं भावों को शब्द में पिरोकर आप अपनी रचना प्रस्तुत करते हेतु मंच पर पधार रही है कक्षा 4 की इकनास। आइए तालियों से उसका हौसला बढ़ाएं। अक्सर बच्चों से कहा जाता है कि जिद मत करो, पर क्या जिद करना इतना बुरा है? या फिर जिस बात पर जिद हो रही है वह बुरी है? जी हाँ, जिद का होना एक गुण है, बस उसकी दिशा सही होनी चाहिए। सुप्रभात आदरणीय अध्यापिका जी, शिक्षकगण, निर्णायक मंडल तथा मेरे प्रिय साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा अभिनंदन। मेरा नाम एकनास कौर है और मैं कक्षा 4 एथलेस की छात्रा हूँ। आज मैं आप सभी को एक कविता सुनाने जा रही हूँ। कविता का शीर्षक है जिद करो। जिद करो कि दुनिया बदल जाए, जिद करो कि दुनिया बदल जाए, जिद हो ऐसी जो गलत को सही कर जाए। सहरा में नदियाँ बहने लगी, सहरा में नदियाँ बहने लगी, बंजर धरा भी हरी हो जाए। जिद करो कि हर भूखे को रोटी मिले, जिद करो कि हर भूखे को रोटी मिले, जिद हो ऐसी जो रोते को हंसा जाए। हौसला दो किसी की टूटती उम्मीदों को, हौसला दो किसी की टूटती उम्मीदों को, हाथ दो किसी के थकते कदमों को। जिद करो कि आंधी में भी दिया जला जाओ, जिद करो कि आंधी में भी दिया जला जाओ। जिद हो ऐसी जो रास्तों के लिए चट्टान हिला जाए। हर बात सिर झुका के मान लेना बुज़दिली है, हर बात सिर झुका के मान लेना बुज़दिली है। कभी कभी जिद करना भी जरूरी है। जिद करो कि सत्य
सत्य ना छुपे कभी, जिद करो कि सत्य ना छुपे कभी, जिद करो कि सत्याग्रह ना रुके कभी, जिद करो कि हर हार जीत में बदल जाए, जिद करो कि हर हार जीत में बदल जाए, जिद करो कि कठिन सरल में बदल जाए, जिद करो कि अनेक एक हो जाएं, जिद करो कि अनेक एक हो जाएं, जिद करो कि बदी नेक हो जाएं, जिद हो जो बाली को वाल्मीकि कर दे, जिद हो जो बाली को वाल्मीकि कर दे, जिद हो जो अंधेरों में रोशनी भर दे, जिद करो कि तारे धरती पर उतरने लगे, जिद करो कि तारे धरती पर उतरने लगे, सपने सपने किसी और के पूरे करो, सपने किसी और के पूरे करो, कि वो तुमसे भी प्यार करने लगे, कि वो तुमसे भी प्यार करने लगे। धन्यवाद। धन्यवाद इकनास, अति उत्तम। अब मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ कक्षा 4 के शरणागत सिंह को, जो अपनी कविता तुम मुझको कब तक रोकोगे द्वारा हमें भावों की एक नई झलक दिखाएंगे। मेरा नाम शरणागत सिंह ब्राड़ है। मैं कक्षा 4 अरावली का छात्र हूँ। आज मैं आपके सामने एक प्रभावशाली कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसका नाम है तुम मुझको कब तक रोकोगे। इस कविता के लेखक हैं श्री विकास बांसल। तुम मुझको कब तक रोकोगे। मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भर कर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही कुछ कर जाए, कुछ कर जाए। सूरज सा तेज नहीं मुझ में दीपक सा जलता देखोगे। सूरज सा तेज नहीं मुझ में दीपक सा जलता देखोगे। अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे। तुम मुझको कब तक रोकोगे। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, तुम कब तक शीशे से तोड़ोगे। मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे। तुम मुझको कब तक रोकोगे। इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है। इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है। तानों के भी शोर में रहकर सच कहने की आदत है। मैं सागर से भी गहरा हूँ, तुम कितने कंकड़ फेंकोगे। मैं सागर से भी गहरा हूँ, तुम कितने कंकड़ फेंकोगे। चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे। तुम मुझको कब तक रोकोगे। इस कविता से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ गुजरे। क्या बात है शरणागत, तुम्हारी कविता ने तो सच में मन मोह लिया। तालियों का सिलसिला रुकना नहीं चाहिए। वैसे तो हर बच्चे की अपनी दिलचस्पी और अपना मनपसंद विषय होता है, पर शायद ईरा के लिए गणित बहुत मुश्किल है। तो आइए सुनते हैं उसकी जुबानी गणित की कहानी। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, अध्यापक गण, निर्णायक मंडल एवं मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस कविता का विषय है गणित। मत करो गणित की बात, कठिन है भाई। मत समझो इसको रबड़ी और मलाई। चढ़ जाए खेत
दिन भर में यदि 10 गाय, तो हम कैसे कापे में उन्हें चढ़ाए? कोई मकान मजदूर बनाए जैसे, तो कापे में हम उसे बनाए कैसे? यह गणित खोलता बुद्धि, ठीक है माना, पर बुद्धिमंद मेरी कैसे जाना? मैं पढ़ता हूँ कविता, गाता हूँ गाना, अच्छा लगता नाटक करके दिखलाना। कोई चाहे तो उनको नाच दिखाऊं, पेड़ों पर चढ़कर टप टप आम गिराऊं। अमरूद, बेर या मटर, पपीता, केला अच्छे लगते, मैं खाता नहीं अकेला। अच्छे लगते कपड़े, पर गणित बचाओ, या गणित सरल सा कोई मुझे सिखाओ, या इसे सिखाओ ऐसे मैं भी जानूं, जिससे मैं इसको नहीं कठिन फिर मानूं। पर अभी कठिन लगता मुझको भारी, मैं देख चुका हूँ बुद्धि लगाकर सारी। होता यदि कठिन नहीं, कहता क्यों ऐसे? लोहे के है ये चने, चबाऊं कैसे? भैया लोहे के है ये चने, चबाऊं कैसे? धन्यवाद। धन्यवाद ईरा। आजकल बच्चे और बड़े दोनों ही मोबाइल में इतना खो गए हैं कि अपने आसपास के लोगों और ज़रूरी कामों पर ध्यान ही नहीं दे पाते। यही कारण है कि बच्चों को अक्सर डांट भी सुननी पड़ती है। इन्हीं विषयों पर विचार प्रस्तुत कर रहे हैं रिवान जैन, जिनकी कविता का शीर्षक है मोबाइल। नमस्कार, आज मैं आपके सामने अपनी कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मोबाइल जी, आप बड़े महान, छोटों से लेकर बड़ों तक सब है आप पे कुर्बान। सुबह सुबह जब आंखें खुलती, पहले फोन उठाते, मम्मी बोली सूरज देखो, हम स्क्रीन चमकाते। खाना लेकर मम्मी आई गरम गरम परांठा, लेकिन हम रील में खोए, आह बड़ा जोर का चांटा। दादी कहती आओ सुनो कहानी राजा रानी वाली, हम बोले बस 2 मिनट और, करते रहे बस अपनी मनमानी। पापा कहते फोन छोड़ दो, मम्मी कहती बस, लेकिन खुद जब फोन चलाए भूखे रह जाए हम सब। वाईफाई जैसे ही बंद हो जाए, घर बन जाए रणभूमि, भैया खिड़की तक पहुंच जाए, जैसे छिन गई हो जमा पूंजी। नेट नेट चला क्या, सिग्नल आया, सब किए अपने झमेले, ऐसा लगता बिना मोबाइल सब है अकेले अकेले। मोबाइल जी मान गए हम अब बड़े चतुर खिलाड़ी, जब भी हम पढ़ने बैठते तुम मनाते हमें नाड़ी, लेकिन अब हम समझ गए हैं बात एक है सच्ची, मोबाइल से बढ़कर होती अपनों संग हंसी अच्छी। चलो कभी हम बाहर खेले, कूदे भागे गाए, दोस्तों संग असली मस्ती स्क्रीन कहाँ दे पाए। मोबाइल जी अब बस इतनी है बात, थोड़ा फोन और थोड़ा बचपन, तभी बनेगी बात। धन्यवाद। धन्यवाद रिवान। आपने बिल्कुल सही कहा कि बच्चों को मोबाइल का प्रयोग सोच समझ कर करना चाहिए। प्रतिभा जब मंच पर आती है, आत्मविश्वास जगाती है। आपकी एक प्यारी ताली नई उमंग भर जाती है। मैं ग्रुप बी के प्रतिभागियों को मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा, जिसमें कक्षा 5 के प्रतिभागी होंगे। इन्हीं भावों को व्यक्त करने के लिए मैं बुलाना चाहूँगा आद्विक गुप्ता को, जो दिखावे की दुनिया और असली इंसान कविता सुनाएंगे।
आदरणीय मुख्य अध्यापिका जी, निर्णायक मंडल और मेरे प्रिय साथियों, आज मैं आपको अपनी कविता दिखावे की दुनिया और असली इंसान के माध्यम से असली इंसान का चेहरा दिखाने जा रहा हूँ। मंच पे खड़े होकर पहले तो अपनी मुस्कान सजाता हूँ, बिना किसी तैयारी के अपनी किस्मत आजमाता हूँ। आज का दौर है रील और फील का मेरे दोस्तों, जहाँ सच कम दिखता है और झूठ शोर मचाता है। पड़ोसी के घर जब में आग लगे तो लोग बाल्टी नहीं उठाते हैं, वो तो फोन निकालकर लाइव वीडियो बनाते हैं, लिखते हैं कैप्शन में वेरी सैड, गॉड ब्लेस यू, चाहे मदद के नाम पे एक गिलास पानी भी नहीं पिलाते हैं। बाबूजी ने जिम ज्वाइन किया है बड़ी मुश्किल से, भारी वेट उठाने से ज्यादा सेल्फी लेने की है तैयारी, पसीना बहाने से पहले ही स्टेटस डाल दिया वर्कआउट मोड ऑन, चाहे कल खाई थी पूरी कचौड़ी सारी। आजकल के बच्चे भी अपनी ही धुन में मगन रहते हैं, मम्मी चिल्लाती रहे, मम्मी चिल्लाती रहे, वो तो कानों में लीड लगाए रहते हैं और सुनते हैं यो यो हनी सिंह। मदर्स डे पर तो फेसबुक पर दुआओं का अंबार लगाते हैं, पर असल जिंदगी में एक गिलास पानी भी नहीं उठाते हैं। रिश्ते निभाने का हुनर भी अब कमेंट्स में ढूंढते हैं सब, बुजुर्गों के चरणों को छोड़ अब गूगल से पूछते हैं सब। हंसी मजाक की बातों में जरा गहराई से सोचो, इंसानियत के घावों को दिखावे से मत नोचो। हमने चांद पर घर बनाने के सपने तो बहुत देख लिए, पर पड़ोस में कौन भूखा है ये पूछना भूल गए। जीतना है अगर ये जहां तो दिखावे को छोड़ कर देखो, किसी गिरते हुए इंसान की तरफ हाथ बढ़ा कर देखो। मंजिल उन्हें नहीं मिलती जो सिर्फ शोर मचाए, इतिहास वही रचते हैं जो खामोशी से पसीना बहाते रहे। याद रखना, स्क्रीन की ये रोशनी अक्सर आंखों को चुभती है, पर अंधेरे में जलती हुई एक मोमबत्ती रास्ता रोशन करती है। बनना है तो इंसान बनो, अरे बनना है तो इंसान बनो। प्रोफाइल तो सबकी अच्छी होती है, क्योंकि असली चमक चेहरे पर नहीं साफ नीयत पे होती है। असली चमक चेहरे पर नहीं साफ नीयत पे होती है। धन्यवाद। धन्यवाद आद्विक। अब आप सब समझ ही गए होंगे कि मनुष्य की पहचान उसके बाहरी रूप, धन या दिखावे से नहीं, बल्कि उसके अच्छे विचारों, व्यवहार और सच्चे कर्मों से होती है। अब अपनी कविता सुनाने आ रही है स्निग्धा मित्तल, जो अपनी कविता मेरा पेट और फास्ट फूड की लड़ाई के माध्यम से हमें बताएंगी कि हमें स्वाद के पीछे भागकर अपने स्वास्थ्य की अनदेखी नहीं करनी चाहिए। नमस्कार निर्णायक मंडल अध्यापकगण एवं मेरे प्यारे मित्रों, मेरा नाम स्निग्धा मित्तल है और मैं कक्षा 5 अरावली की छात्रा हूँ। आज मैं आपको एक कविता सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है मेरा पेट और फास्ट फूड की लड़ाई। सोमवार को मम्मी ने बनाई लौकी की सब्जी और रोटी। मैंने मुंह बनाया ऐसा जैसे खा रहा हूँ कड़वी गोली। बस्ता उठाया, स्कूल भागा, जेब में था 50 का नोट। कैंटीन में लगा दी लाइन, बोला आंटी 2 समोसे हॉट। समोसे के साथ कोल्ड ड्रिंक पी। पेट बोला भाई मजा आ गया। शाम को ट्यूशन से लौटते वक्त ठेले पे दिखे मोमोज लाल। 2 प्लेट चट कर गया मैं, चटनी थी एकदम बवाल। रात को पापा लाए पिज्जा, बोले बर्थडे है शर्मा अंकल का। मैंने 3 स्लाइस खा ली। पेट बोला बस कर भूखड़। अगली सुबह पेट बोला भाई आज
आज हड़ताल है मेरी, रोज बर्गर मोमोज पिज्जा, अब मुझे चाहिए दाल रोटी। स्कूल में पेट दर्द उठा ऐसा, भागा मैं सीधा मेडिकल रूम। नर्स आंटी बोली, बेटा फास्ट फूड का हुआ है धमाका। डॉक्टर ने दवा पकड़ाई और दिया एक डायलॉग भारी, हफ्ते में एक बारी खाओ बस, वरना पेट करेगा गद्दारी। अब मैं भी सुधर गया हूँ, मम्मी की सब्जी खाता शान से, पर संडे को छूट मिलती है, बर्गर खाता हूँ ध्यान से। इस कविता से हमें यह सीख मिलती है कि फास्ट फूड है टेस्टी बड़ा, पर सेहत का रखो इरादा। कभी कभी खाओ मजे से, तो पेट बोलेगा शुक्रिया। धन्यवाद। धन्यवाद स्निग्धा। इनकी कविता हास्यपूर्ण तरीके से समझाती है कि जंक फूड की आदत से पेट खराब हो सकता है और स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। अब हमारे सम्मुख अपनी कविता लेकर आ रही है मीरा सिंह, जिनकी कविता का शीर्षक है अखंड है प्रचंड। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, अध्यापकगण, निर्णायक मंडल एवं मेरे देश की नैया के भावी कर्णधारों, आज इस कविता गायन प्रतियोगिता में मेरी कविता का विषय है आरंभ है प्रचंड। आरंभ है प्रचंड, बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या कि जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। मन करे सुप्राण दे, जो मन करे सुप्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। कृष्ण की पुकार है, ये भागवत का सार है, कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका वही तो महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं, तो मौत से भी क्यों डरें, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। वो दया का भाव या कि शौर्य का चुनाव, या कि हार का वो घाव, तुम ये सोच लो। रंग केसरी हो या मृदंग केसरी हो, या केसरी हो ताल, तुम ये सोच लो। जिस कवि की कल्पना में जिंदगी हो प्रेम गीत, उस कवि को आज तुम नकार दो। भीगती नसों में आज, फूलती रगों में आज, आग की लपट का तुम भगाड़ दो। धन्यवाद। अति सुंदर मीरा, आपने स्पष्ट रूप से समझाया कि जब बच्चों का उत्साह और मेहनत मंच पर आती है तो प्रस्तुति भी खास बन जाती है। अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा श्लोक शर्मा को, जो हमें हास्य व्यंग्य कविता यदि रावण औरत होती के माध्यम से बताएंगे कि यदि रावण स्त्री होती तो राम और रावण के युद्ध में क्या परिवर्तन आते। नमस्कार। आज मैं आपके सामने अपनी कविता अगर रावण औरत होती प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। अगर रावण औरत होती तो लंका में यूं जंग न होती, बातों बातों में समस्या सुलझ जाती और सबकी जिंदगी यूं तंग न होती। सीता हरण की जगह होती साड़ी, पर चर्चा भारी, कौन सा रंग कौन सा डिजाइन, चलती रहती तैयारी। 10 सिर होते तो 10 मुंह से सवाल ही सवाल होते। राम जी के कपड़े कैसे? बस यही तो कमाल होते। न धनुष उगता, न बाण चलते, न रणभूमि सजती। किट्टी पार्टी में लंका की हर बात नहीं घटती। हनुमान जी आते समझाने तो उनके पूंछ पर आग न लगती। पहले बैठाती, पानी पिलाती और कहती, थक गए हो गए मारुति, इतनी दूर से कैसे उड़ाए, मुझे भी बताओ ये युक्ति। यदि हनुमान जी लंका जलाते भी तो वह चिल्लाती, मेरी साड़ियां जल जाएंगी, कह के सबको भगाती। विभीषण समझाते,
राम से लड़ने का विचार छोड़ दीजिए लंकापति नारी। आओ मैं तुम्हें आभूषण दिलवाऊं, कराऊं कुछ खरीदारी। मंदोदरी भी समझाने की अपनाती नए नए ढंग, कहती अभिमान त्यागो प्रिय, आओ करे थोड़ा रास रंग। यदि रावण औरत होती न होता लोगों पर इतना अत्याचार, न होता लंका दहन, न होता भीषण संहार। बस प्रेम की गंगा बहती होता खुशियों का संसार। अभिमान की जगह बस ममता का ही मान होता, गर नारी के हाथों में दुनिया का विधान होता। न तीर चलते न तलवारें खिंचती, न होता लहू का बहाव। बातों बातों में सुलझ जाते दिलों के सारे घाव। धन्यवाद। धन्यवाद श्लोक शर्मा, बहुत खूब। अब आप सब समझ ही गए होंगे कि यदि महिलाएं युद्ध संचालन करती तो इतना संघार नहीं होता और सब प्रेम से रहते। कविता कल्पनाओं की उड़ान है, कविता कल्पनाओं की उड़ान है। भावों से सजा सुंदर आसमान है, हर पंक्ति में छिपा एक एहसास जो मन में भर दे उल्लास। इन्हीं भावों के सागर में डुबकी लगाने के लिए अब मैं समूह स के सभी प्रतिभागियों से अनुरोध करती हूँ कि वे मंच पर पधारें और अपनी कविताओं के माध्यम से इस सभा को सरस करें, जिसमें कक्षा 6 के प्रतिभागी होंगे। आधुनिक तकनीक जीवन को आसान बनाती है, लेकिन उसका अधिक उपयोग रिश्तों और मानवीय भावनाओं को कमज़ोर कर सकता है। इन्हीं भावनाओं को लेकर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही है साइशा गर्ग, जिनकी कविता का शीर्षक है शायद मैं आखिरी पीढ़ी हूँ। सुमध्याह्न आदरणीय मुख्याध्यापिका जी, निर्णायक मंडल तथा मेरे प्रिय साथियों, आज मैं साइशा गर्ग कक्षा 6वीं आर्ट्स की छात्रा आप सबके सामने अपनी कविता शायद मैं आखिरी पीढ़ी हूँ प्रस्तुत करने जा रही हूँ। शायद मैं आखिरी पीढ़ी हूँ जिसने दादी से कहानियाँ सुनी हैं, मोबाइल से नहीं। आखिरी पीढ़ी जिसने रिश्तों को ऑनलाइन नहीं दिल से जुड़ते देखा है। हमने तो वो वक्त भी देखा है जब लोग फोटो खींचने से पहले मुस्कुराते थे, और अब वो वक्त है जब मुस्कुराने से पहले लोग फोटो खींचते हैं। पहले घर छोटे होते थे पर लोग एक दूसरे के करीब होते थे। अब घर बड़े हो गए और लोग छोटे। पहले एक रोटी 4 लोग बांधकर खा लेते थे, आज 4 प्लेटें हैं पर साथ बैठने का वक्त नहीं। अजीब दौर है ना। दोस्त ऑनलाइन 1000 हैं पर रोने के लिए कंधा नहीं। सबके हाथों में फोन है पर किसी के पास किसी का हाथ पकड़ने का समय नहीं। हमने तरक्की बहुत की है, चांद तक पहुंच गए हैं, मशीनों को इंसानों जैसा बना दिया और इंसानों को मशीनों जैसा। पर अफसोस इंसान को इंसान जैसा रखना भूल गए। अब बच्चों को पेड़ों के नाम नहीं पता लेकिन पासवर्ड याद है। उन्हें मिट्टी में खेलना नहीं आता लेकिन फिल्टर चुनना आता है। और शायद सबसे दुख की बात ये नहीं कि दुनिया बदल गई, सबसे दुख की बात तो ये है कि बदलती दुनिया साथ हमने महसूस करना कम कर दिया। लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है। आज भी अगर हम चाहें तो खाने की मेज पर फोन की जगह बातें कर सकते हैं। आज भी अगर हम चाहें तो टाइपिंग से ज़्यादा किसी की आवाज़ को महत्व दे सकते हैं,
क्योंकि आखिर में ना फॉलोअर्स साथ जाएंगे ना स्टेटस साथ जाएंगे, तो बस वो लोग जिन्हें हमने सच में समय दिया होगा, जिनके दिल में हमने अपनी जगह बनाई होगी। इसीलिए थोड़ा सा जी लीजिए जनाब, स्क्रीन के बाहर भी जिंदगी का मजा आ जाएगा, जिंदगी का मजा आ जाएगा। धन्यवाद। धन्यवाद साइशा। अब आपके सामने काव्या बंसल अपनी ओजपूर्ण कविता सिंदूर को ही बारूद बनाया हमने प्रस्तुत करेंगी, जो साहस, सम्मान और देशभक्ति की भावना को दर्शाती है। आइए तालियों के साथ स्वागत करें। नमस्कार, मेरा नाम काव्या बंसल है। मैं कक्षा 6 सतपुरा की छात्रा हूँ। आज जो कविता मैं आप सबके समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूँ, उसका शीर्षक है सिंदूर को ही बारूद बनाया है हमने। यह कविता पहलगाम में हुए आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर आधारित है। धर्म पूछकर बहनों का सिंदूर मिटाया था तुमने, उसे मिटे सिंदूर को ही बारूद बनाया है हमने। पहलगाम का बदला लेकर दुनिया को ये बता दिया, चुटकी भर सिंदूर की कीमत कितनी भारी पड़ती है। माँ राणा के बेटे हैं, इतिहास अमर कर सकते हैं। माँ राणा के बेटे हैं, इतिहास अमर कर सकते हैं। गांधी के बंदर मत समझो, हम थप्पड़ भी जड़ सकते हैं। हमसे भिड़ने वाले गिदड़ों, जाकर के इतिहास पढ़ो। गोरा बादल की नस्लें हैं, ये दर से भी लड़ सकते हैं। पहलगाम का बदला लेकर दुनिया को ये बता दिया, चुटकी भर सिंदूर की कीमत कितनी भारी पड़ती है। दुनिया को नए भारत का यशगान सुनाया है हमने। दुश्मन के घर में घुसकर ही जश्न मनाया है हमने। धर्म पूछकर बहनों का सिंदूर मिटाया था तुमने, उसे मिटे सिंदूर को ही बारूद बनाया है हमने। कविता के अंत में भारत के युवाओं को बनना क्या है, वही कहना चाहती हूँ। बहती नदियों की धार बनो, कुल की रक्षा में खार बनो। वीरों का तुम श्रृंगार बनो, मेहमानों का सत्कार बनो। तुम प्यार बनो, अंगार बनो, ललकार बनो, हुंकार बनो। फिर से फरसे की धार बनो, जो वक्ष फाड़ दे दुश्मन का। वो राणा की तलवार बनो, वो राणा की तलवार बनो, वो राणा की तलवार बनो। धन्यवाद। धन्यवाद काव्या। अब हमारे प्रत्यक्ष सिफत मल्होत्रा अपनी कविता मार्क्स का महायुद्ध को लेकर प्रस्तुत हो रही हैं। सुमध्याह्न आदरणीय प्रधानाचार्य महोदया, शिक्षकगण, निर्णायक मंडल एवं मेरे देश के नैया के भावी कर्णधारों, आज के इस कविता प्रतियोगिता में मेरी कविता का शीर्षक है मार्क्स का महायुद्ध। आजकल के बच्चों का जीवन बन गया है एग्जाम मशीन। हंसना खेलना भूल चुके हैं, बस टॉपर बनने का सीन। स्कूल जाओ, ट्यूशन भागो, फिर होमवर्क का पहाड़। इतना पढ़ लो जैसे जीवन हो बोर्ड परीक्षा यार। एक तरफ मैथ्स के नंबर, दूसरी तरफ साइंस का डर। ऊपर से रिश्तेदार पूछे, बेटा बनोगे क्या इस पर? मैं बोली, मुझे तो डांस पसंद है। सब बोले, ये क्या काम? डॉक्टर, इंजीनियर बन जाओ, तभी मिलेगा नाम। किसी को गाना आए, किसी को चित्र बनाना आए, लेकिन सबको एक ही सांचे में
दुनिया जबरदस्ती ढालना चाहे। हमारे क्लास का गोलू भाई हर टेस्ट में पीछे रहता, लेकिन टूटा पंखा 5 मिनट में खोल खाल कर ठीक कर देता। टीचर बोली कम नंबर हैं। सारे बच्चे उस पे हंसते थे, लेकिन साइंस एग्जीबिशन वाले दिन उसी के मॉडल सबसे अच्छे थे। तब पहली बार समझ में आया, नंबर ही सब कुछ नहीं होते। कुछ बच्चे किताबों में अच्छे, कुछ जीवन में जादू होते। मैं ये नहीं कहती पढ़ना बुरा है, ज्ञान तो सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन हर बच्चे पर इस तरह दबाव डालना ये कैसी अजीब आदत है। जरूरी है मेहनत करना, जरूरी है आगे बढ़ना, पर अपने सपनों की खातिर खुद को खुश रखना भी तो जरूरी है ना। हर बच्चा अलग होता है, सबकी अपनी पहचान। मार्क्स जरूरी है जीवन में, पर उससे जरूरी है इंसान। किसी को खेल, किसी को गाना, किसी को विज्ञान भाता है, पर सच्ची शिक्षा वही कहलाती जो हर हुनर को अपनाती है, जो हर हुनर को अपनाती है। धन्यवाद। धन्यवाद सिफत, आपने बहुत खूब कहा कि जीवन में सिर्फ अंक ही सब कुछ नहीं होते। ज़रूरी नहीं हर बच्चा टॉपर ही हो। आजकल के जीवन में केवल पढ़ाई को लेकर सबको एक तराजू में तोलना गलत है। टॉपर होने के अलावा कोई अच्छा गायक, कोई अभिनेता, तो कोई अच्छा शेफ भी हो सकता है। कलयुग आज बहुत क्रोध में है, क्योंकि हर गलती का दोष उसी पर लगाया जाता है, जबकि अन्याय, अहंकार और गलत कार्य त्रेता युग और सतयुग में भी होते थे। इसी भाव को लेकर मैं आमंत्रित करना चाहूँगी ईशान गर्ग को, जो अपनी कविता कलयुग का रोष विषय पर अपनी भावनाओं का काव्य रूप में प्रस्तुत करेंगे। आइए तालियों के माध्यम से उनका उत्साहवर्धन करें। नमस्कार। नमस्कार, आज मैं ईशान गर्ग आपके समक्ष अपनी कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। कलयुग 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 सुनकर कलयुग रोष से भर आया। सतयुग, त्रेता और द्वापर को कैसे तुमने बिसराया। बीत गए जो तीनों युग, उनका भी तुम ध्यान करो। अपनी करनी और भरनी का फिर मुझ पर इंजाम धरो। सतयुग तो संतों का युग था, सत्य मार्ग प्रशस्त था। फिर भी देव, यक्ष, दानव और मानव ने आपस में सब ध्वंस किया। वरदानों और अभिशापों की अनगिनत कथा कहानी है। जिसको तुम अभिशप्त समझते, वो कलयुग बेमानी है। त्रेता में वन राम को देकर राज भरत को दिलवाया। मातृत्व विमुक्त कैकई ने कलंक नाम पर लगवाया। सीता को हरने वाला वो रावण था त्रेता युग का। विदेही का त्याग कराना ये कर्म नहीं था कलयुग का। द्वापर में जब घटी नीति, जरा विवेचन कर देखो। द्रुपद पुत्री की करुण पुकार पर एक दृष्टि अपनी फेंको। विवश द्रौपदी नीर बहाए चीर बढ़ाओ गिरधारी, और दुष्ट दुशासन कलांत हुआ खींच खींच हिम्मत हारी। केशव ने कोशिश कर देखी कौरवों को समझाने की। सर्वनाश की राह बनी थी द्वापर की संतानों की। काल सदा अजर अमर है, दृष्टा है बीते युग का। बीते तीनों कालों में ही रहस्य छुपा है जीवन का। दोषारोपण करने से तो कोई समाधान न पाया। भ्रम, जीव, माया ने केवल मानव मन को भरमाया। मैं कलयुग तेरे हाथों में कठपुतली बनकर बैठा हूँ, और तुझ मानव की मनमानी से मन ही मन मैं डरता हूँ। 100 बातों की एक बात है, गांठ बांध लो कालजयी। अपनी करनी और भरनी के तुम ही हो उत्तरदायी।
मैं कलयुग हूं, कुछ और नहीं। बस कर्म योग से नाता है, पाप पुण्य और यश अपयश का तेरा अपना खाता है। ब्रह्म जीव माया के बीच जीवन ही कहलाता है, और कलयुग 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 कहकर क्यों तू मुझको दोष लगाता है, और कलयुग 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 कहकर क्यों तू मुझको दोष लगाता है। धन्यवाद। धन्यवाद ईशान, बहुत खूब। अब आप सब समझ ही गए होंगे, कलयुग में हमें अपने कर्मों के अनुसार ही फल मिलेंगे, इसलिए हमें कर्मनिष्ठ बनना चाहिए। इस प्रकार आज की कविता प्रतियोगिता का अंतिम चरण भी सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि एक बारी सभी प्रतिभागियों के उत्साहवर्धन हेतु जोरदार तालियों की गूंज होनी चाहिए। अब मैं सादर आमंत्रित करना चाहूँगा माननीय निर्णायक मंडल को, जो अपने प्रेरणादायक शब्दों से प्रतिभागियों का मार्गदर्शन एवं उत्साहवर्धन करें और परिणामों की घोषणा करें। गुड आफ्टरनून एवरीबडी। इतनी एंटरटेनिंग कविताएं हमने आज सुनी हैं, एक के बाद एक। मतलब जब हम मार्क्स दे रहे थे समझ नहीं आ रहा था कि ये सबके ऑलमोस्ट फुल मार्क्स ही हैं, बिकॉज यू पीपल वर अमेजिंग। और एक जो हमारे यहाँ के जो ऑडियंस है उनके लिए ज़ोरदार तालियां, बिकॉज वो एक शांति से बैठे रहे, इसलिए हम ये प्रतिभागियों की कविताएं सुन सके, सुन के उनमें हम समा सके। मतलब वी कुड फील ईच एंड एवरी पोम। और जो क्लास 4th कक्षा, 5वीं कक्षा, 6वीं कक्षा, आपके एक्सप्रेशन, आपके भाव, जिस तरीके से आप बोल रहे थे, सब बहुत ही हमें वी फेल्ट सो गुड। और आपने अपनी कविताओं में ना सारा सीन एकदम जीवंत कर दिया मंच पे। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है ना, टू कम ऑन द स्टेज, मंच पर आकर अपने आप को प्रस्तुत करना, इट्स अमेजिंग। सो मुझे लगता है शायद ये आधे अंक पे किसी का कुछ आगे पीछे का होगा, बट सबका मोस्टली सेम ही सबका आई एम नॉट गेटिंग द राइट वर्ड्स, सबका ऑलमोस्ट सेम लेवल था। एंड यू पीपल वर सो एंटरटेनिंग, सो एंटरटेनिंग। हाँ जी मैम, आप बताओ। आप क्लास 4 का। ओके, क्लास 4 देयर इज़ अ टाई। और हम यही कह रहे थे, हम दोनों यही डिसाइड कर रहे थे कि ये टाई होगा, बिकॉज बहुत मुश्किल था आप लोगों को जज करना। जज इज़ अ वेरी रॉन्ग वर्ड, आई नेवर लाइक दिस वर्ड। आपको पोजिशनिंग करना ऊपर नीचे। सो वी विल गो विद द थर्ड पोजिशन फर्स्ट। सो द थर्ड पोजिशन फॉर क्लास 4 इज़ अ टाई between Rivan Jain and Sharnagat Singh. Clap for them, please. And second position for class 4, Ira Sharma. गणित। मुझे भी गणित कभी अच्छा नहीं लगा। मैंने 10वीं में खड़ा छुड़ाया उससे, पीछा छुड़ाया। 10वीं के बाद गणित की ज़रूरत नहीं होती। एंड फर्स्ट वी नो, एक नाज, जिद करो, जीतने की जिद करो, सच्चाई पे खरे उतरने की जिद करो, अच्छे बनने की जिद करो। आई रियली लाइक्ड हर कंटेंट, वेरी नाइस। कंग्रेचुलेशंस चिल्ड्रन, ऑल ऑफ यू वर वेरी नाइस। मैम आप 5वीं कक्षा में।
And result for class 5. Fourth position goes to Meera. Third position, Snigdha. Second position, Advik Gupta. And first position, Shloka Sharma. ये दिस वॉज वेरी एंटरटेनिंग. हम महाभारत की सॉरी रामायण के युग में पहुंच गए थे. ये रावण जी की साड़ी, रावण जी के आभूषण, इट वॉज सो इंटरेस्टिंग. अब क्लास 6 का आ गया क्लास 6 का है और ये ओके. Class 6th, there is third position goes to Saisha. And there is tie on second position, Kavya and Sifat. And first position goes to Ishan Garg. ईशान के बारे में एक चीज़ बोलना चाहूँगी. इनकी जो शब्दावली थी, दैट वाज अमेजिंग फॉर क्लास 6. एंड इनकी सबकी कविताएं सुन के ना हम अपने बचपन में भी चले गए थे वैसे. वंडरफुल. अब हम हाउसेस का निर्णय बताएंगे, लाइक पोजीशंस ऑफ द हाउसेस. Third position goes to Vikramshila. Again tie for second position, Nalanda and Taxila. So you know the first position goes to हम डॉक्टर सोनिका एंड माई सेल्फ अमृता, हम हिंदी डिपार्टमेंट के बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें आज इस प्रतियोगिता का हिस्सा बनाया. और ये जो बच्चे हैं, इनका भी हम बहुत शुक्रिया करते हैं बिकॉज इन्होंने हमें एंटरटेन किया. एंड कविता क्यों सुनाई जाती है? होल्ड ऑन चिल्ड्रन, आई थिंक वी आर गेटिंग टू एक्साइटेड नाउ. कविता का माध्यम हम क्यों चुनते हैं? क्योंकि कविता के माध्यम से हमें बड़ी चीज़ें याद रह जाती हैं जो हम पढ़ के लिख के याद करना चाहते हैं. अब इनके एक्सप्रेशन से और जो इन्होंने हमें बताया, वो चीज़ें हमारी समझ में ज़्यादा आएंगी पर इस पर जो हम लिख के या पढ़ के याद करते हैं. इसलिए कविता को चुना जाता है फॉर ऐसी प्रतियोगिताओं के लिए. So, and they are an example for all you. You all also must participate in some or the other competitions. It gives you a lot of confidence to move ahead and to build a nice future for yourselves. Congratulations, participants. इसके पश्चात मैं हिंदी विभाग के समस्त अध्यापकों एवं सम्मानीय निर्णायक मंडल को मंच पर आमंत्रित करता हूं. कृपया मंच पर पधारकर ग्रुप फोटोग्राफ के लिए उपस्थित हों. अंत में मैं अद्विका, वंशिका हिंदी विभाग की ओर से आशीष सर, अर्पिता मैम और धर्मपाल भैया का हृदय तल से धन्यवाद करता हूं. सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि वे अपनी अपनी सीट पर यथास्थान बने रहें. कार्यक्रम के उपरांत विद्यालय के दिशा निर्देश अनुसार बेटा दिशा निर्देश दो और इधर से भेजना शुरू करो. हाँ, इधर से शुरू करो. The left side to please get up and start moving. Forward, followed by the center side. Wait. इनको बोलो आप बैठे रहो.
Sit down, center side. Kindly sit down.